हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका रैलेज़ मेथड, यानी कि रैले की विधि द्वारा स्वप्रेरणक गुणांक L का मापन। मेजरमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L बाय रैलेज़ मेथड। एक एक्सपेरिमेंट की तरह है टॉपिक आपका। तो आज की क्लास में सिर्फ इसी को मैं ख़त्म करूँगी और कल से हम एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे। अब इस मेथड में क्या है कि प्रेरणा कुंडली यानी कि इंडक्टेंस कॉइल, जिसका इंडक्टेंस L ज्ञात करना है और उसके साथ में एक अल्प रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल r, लगभग 0.01 ओम को सीरीज़ में जोड़ लेते हैं, यानी कि L के साथ स्मॉल r हम सीरीज़ में जोड़ लेते हैं। और व्हीट स्टोन ब्रिज, जैसा जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, व्हीट स्टोन ब्रिज की जो अननोन रेजिस्टेंस वाली आर्म बनाई जाती है उसमें लगा देते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज अगर आपको ध्यान है तो PQRS, PQR तीनों नोन रेजिस्टेंस होते हैं और S आपका अननोन रेजिस्टेंस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जिस कॉइल का इंडक्टेंस निकालना है उसके सीरीज़ में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाकर वहाँ पर लगा देते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बैलेंस स्टेज ज्ञात करने के लिए जनरली तो हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर के स्थान पर यहाँ पर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को यूज़ में लिया है हमने। सिंपल गैल्वेनोमीटर नहीं लेते, जिसे आप डेड बीट कहते हैं, हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर यूज़ में लेते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर यानी कि प्रक्षेप धारा मापी में स्थायी धारा के लिए हम सामान्य धारा मापी की भांति कार्य करता है। ये जो प्रक्षेप धारा मापी है स्थायी धारा के लिए जो सिंपल गैल्वेनोमीटर है उसी की तरह काम करता है, परंतु इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही चार्ज का प्रभाव होता है, यानी कि चार्ज के क्षणिक प्रवाह से इसमें जो पहला विक्षेप उत्पन्न होता है उसके मेज़रमेंट से हम ये पता लगाते हैं कि इसमें प्रवाहित आवेश का मान कितना है। यदि मान लीजिए कि आवेश Q के क्षणिक प्रवाह से हमको डिफ्लेक्शन थीटा मिलता है तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि Q बराबर K थीटा। K आपका एक कांस्टेंट है जिसे हम धारा मापी का नियतांक या चार्ज के लिए बैलिस्टिक रिडक्शन फैक्टर यानी कि प्रक्षेपिक परिवर्तन गुणांक कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं इसके अंदर। तो ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब आप देखिए इसमें ये 4 आर्म होती है, PQ, R और S, और ये आपकी अननोन रेजिस्टेंस वाली आर्म होती है। और इस भुजा में हमने क्या निकाला, ये जो कॉइल है इसका आपको इंडक्टेंस निकालना है L। इसके सीरीज़ में हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू 0.01 ओम ऑर्डर की है, और ये लगाकर अपन इसको क्या करते हैं, इसके अननोन वाली सीरीज़ में लगाकर और व्हीट स्टोन्स ब्रिज की जगह तरह बना लेते हैं। और यहाँ गैल्वेनोमीटर की जगह इन आर्म्स में हम क्या ले लेते हैं, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इन दोनों आर्म्स इधर आपका की आ गया और इधर एक की लगाई और इधर आपके पास इससे जोड़ दिया, और आर के पैरेलल में भी आपने एक ये की जोड़ ली। ये की आपकी एक की आपकी के है और दूसरी की आपकी क्या है, के डैश है। अब प्रेरक कुंडली आपको इस तरीके से हमने कर लिया।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो के कुंजी है के डैश, इसको बंद रखते हैं। जब इसको हम क्लोज कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आर का जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है वो ज़ीरो रहे। इसको बंद करने से क्या होगा कि जो आर की इफ़ेक्टिव वैल्यू है वो ज़ीरो रहे, और जो इसकी ये वाली आर्म है क्यू, इस P व Q में निश्चित अनुपात के लिए R की वैल्यू को इस प्रकार चेंज करते हैं कि आपका ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं के डैश को, जिससे क्या होता है इसका इफेक्टिव मान ज़ीरो हो जाए। और ये जो आपकी भुजाएं हैं P और Q में निश्चित अनुपात के लिए R का मान हम इस प्रकार रखते हैं, या इस प्रकार परिवर्तित करते हैं, या इस प्रकार चेंज करते हैं कि आपका ये ब्रिज क्या हो, बैलेंस्ड हो जाए। अब इस स्टेज में जब हम के को बंद करते हैं, के क्या है आपका के कहाँ गया, इस स्टेज में जब हम के को बंद करते हैं, ये आपका के आ गया। इस स्टेज में आपने जब के को बंद करा और खोलते हैं, तो प्रेरकत्व एल के कारण क्षणिक विक्षेप प्राप्त होता है, परंतु स्थायी विक्षेप शून्य रहता है। अब आपने क्या किया कि ये जो की है आपकी के, ये वाली के, इस स्टेज में हमने क्या किया, के को बंद करने पर सर्किट में स्थायी धारा प्रवाहित होती है, और संतुलन अवस्था में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप शून्य रहता है। तो जब के को बंद करते हैं या खोलते हैं, तो बंद करते और खोलते समय, बंद करने के बाद और खोलने के बाद नहीं, मतलब जिस समय आपने की लगाई और जिस समय आपने की इसमें से बाहर निकाली, उस समय प्रेरकत्व एल के कारण क्षणिक विक्षेप ज़रूर हमको प्राप्त होगा, परंतु स्थायी विक्षेप शून्य होगा। क्षणिक विक्षेप प्राप्त होगा, परंतु स्थायी विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा। के डैश को बंद रखते हुए के को हम एकदम से बंद कर देते हैं, की लगा देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि सर्किट में करंट की वैल्यू ज़ीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है। मान लीजिए यदि किसी समय t पर L में प्रवाहित धारा I है, तो प्रेरकत्व के कारण एक अपोजिट विद्युत वाहक बल, हमें मालूम है कितना, -L/di/dt इस कॉइल के अक्रॉस प्रोड्यूस हो जाता है। जब इसमें I करंट फ्लो होगी तो इसके अक्रॉस कितना विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होगा, E बराबर -L/di/dt। और इस अतिरिक्त विद्युत वाहक बल के कारण इस ब्रिज की प्रत्येक भुजा में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी E के अनुक्रमानुपाती, E के प्रपोर्शन में धारा प्रवाहित होती है। मान लीजिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में समय t पर प्रवाहित धारा IG है। IG का मतलब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा IG है। तो उस IG की वैल्यू क्या होगी, करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वो वोल्टेज क्या हो गई आपके पास, विद्युत वाहक बल E, और रेजिस्टेंस कितना है, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G। तो IG बराबर क्या होगा, PE/G, और P वहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो अभी हम देखते हैं, और अब आप इस फिगर को ध्यान से रख लीजिए। ये जो R के अक्रॉस की लगी है ये K डैश है, और इस समय हमने K डैश को बंद रखा हुआ है, और ये जो की है आपकी क्या है, K है। हम K डैश को बंद करते हैं और K डैश को हम खोल भी ले सकते हैं। तो अगर हम K डैश को खोल देते हैं तो परिपथ में क्या होगा, ये जो R रेजिस्टेंस है वो सम्मिलित हो जाता है, और जब हम इसको बंद कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो जब मैं ये कहूँगी
कि इसको हमने खोल दिया तब ये सर्किट में शामिल हो जाएगा, और जब मैं ये कहूँगी इसको बंद कर दिया तब हम ये सर्किट में शामिल नहीं होगा। तो अभी हमने इसको क्या किया हुआ है, बंद किया है। तो इस समय हमारे पास सर्किट में कितनी करंट फ्लो गई गैल्वेनोमीटर में, इसके कारण आई जी बराबर पी कोई कांस्टेंट है ई बाय जी, और जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब इस फिगर को दिमाग में रखिएगा। तो ये आपके पास में आ गई। ये इसके मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि इसमें कुछ करने को है ही नहीं, डायरेक्ट आपको समझाना है जस्ट लाइक योर एक्सपेरिमेंट। इसीलिए आज मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। तो ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ। तो ये आई जी बराबर पी ई बाई जी। ई क्या हो गया, वोल्टेज जो एल के अक्रॉस इंड्यूस हो रही है और सारी आर्म्स में उस ई के प्रोपोर्शन में ही चल रही है। और जी क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और पी क्या है, एक कांस्टेंट। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, आई जी बराबर पी एल अपॉन जी। अब ई की वैल्यू आप रख दीजिए, ई क्या होती है, माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो ये सब वैल्यू हमने रखी, तो आई जी बराबर पी एल बाई जी डी आई बाय डी टी। अब मैंने आपको बताया था कि कॉइल में करंट 0 से आई तक समय टी में बढ़ती है। तो मतलब किसी भी समय टी में पर एल में प्रवाहित धारा जो आई है वो 0 से आई तक बढ़ती है। तो इस टाइम में जो बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित आवेश क्या होगा, Q बराबर क्या होता है, डी आई बाई डी टी। आई बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, आई डी टी। तो Q बराबर क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। तो ये आपके पास क्या आ गया, Q बराबर 0 से टी आई जी डी टी। समझ में आया ना, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। आई बराबर डी क्यू बाय डी टी, आपको डी क्यू निकालना है, डी क्यू बराबर आई डी टी। तो Q बराबर क्या हो गया, आई डी टी का इंटीग्रल, और आई यहाँ पर क्या है, आई जी, और ये आपके पास में आई जी की वैल्यू रख दीजिए, पी एल बाई जी डी आई बाई डी टी कैंसिल। अब आप इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया ये। और मैंने ये बताया अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है। तो मान लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आई जीरो। तो ये क्या आ गया, पी एल जी बाय आई जीरो। फिर वही चीज़ मैंने आपको ये बताया था कि इस आवेश के प्रवाह से बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, और मान लीजिए वो डिफ्लेक्शन कितना है, तो थीटा। तो क्यू बराबर क्या है, थीटा। स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ही ये मेज़र करता है कि इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई पी एल बाई जी आई जीरो, दैट इज इक्वल टू के थीटा। क्योंकि ये तो आपने क्यू की वैल्यू निकाल ली, पी एल बाई जी आई जीरो, और आपको ये पता है कि क्यू बराबर क्या होता है, के थीटा। तो पी एल जी बाई आई जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, के थीटा। अब जब ये सिचुएशन आ जाती है तो उसके बाद हम के डैश को खोल देते हैं, यानी कि अब सर्किट में स्मॉल आर आ गया। तो जब सर्किट में स्मॉल आर आ जाता है तो चूंकि प्रतिरोध की वैल्यू बहुत कम है, स्मॉल आर की 0.01 ओम है, जिसके कारण कॉइल में करंट आई जीरो इफेक्टिव नहीं रहती, मतलब कुंडली में जो धारा है वो आई जीरो अप्रभावी रहे, इसलिए हम आर की वैल्यू को बहुत कम रखते हैं। तो उस स्मॉल रेजिस्टेंस आर के कारण जो हमने एल के सीरीज में लगाया है, एक स्मॉल विभवांतर उसके अक्रॉस डेवलप हो जाता है। मान लीजिए उसको हमने ई डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई जीरो, रेजिस्टेंस कितना है, आर, तो विभवांतर कितना हो गया, आई जीरो इंटू आर। और जो एल है, प्रेरक एल, उसकी भुजा में ये उत्पन्न हो जाता है, और मान लीजिए उसके कारण फिर गैल्वेनोमीटर में हमको एक स्थायी विक्षेप प्राप्त होता है, और जिसका मान हमने क्या ले लिया, अल्फा। तो आप ये देखिए, अब यही चीज़ है, खोल देते हैं, ये देखिए ये वैल्यू आ गई, मैंने आपको बता दिया। और प्रेरक एल की भुजा से उत्पन्न होता है, और इस स्थायी विभवांतर के कारण
धारा मापी में एक स्थायी वेग से प्राप्त होता है, मान लीजिए अल्फा। पहले थीटा हुआ था और अब हमने क्या मान लिया, अल्फा। तो प्रवाहित धारा कितनी होगी, प्रवाहित धारा वही होगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना डेवलप हुआ, ई डैश। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कितना है, जी, तो पी कांस्टेंट है, पी डैश बाई जी आपके पास आ गया। ई डैश की वैल्यू रख दीजिए, क्या है, आई ज़ीरो आर, तो पी आई ज़ीरो आर बाई जी। अब ये पूरा आपके पास में क्या है, दैट इज क्यू बराबर कितना होगा, के थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया उसकी जगह, के डैश, डिफ्लेक्शन कितना आया, अल्फा। तो के डैश धारा के लिए परिवर्तन गुणांक हो गया। तो जो आपका बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर आपने ये कहा कि जब आप के डैश को क्लोज करते हैं उस कंडीशन में Q बराबर क्या आया था अपने पास, पी एल अपॉन जी आई ज़ीरो इज इक्वल टू के थीटा। और जब आप के डैश को ओपन करते हैं तब आपके पास में क्या आया, Q बराबर के अल्फ़ा, के डैश अल्फ़ा। अब के अपॉन के डैश हम लें तो हमें मालूम है कि जो चल कुंडली प्रेक्षक धारा मापी के लिए मूविंग कॉयल बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर में के अपॉन के डैश की वैल्यू टी अपॉन 2 पाई होती है, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पर जो आपकी कॉयल की जो निलंबित कॉयल है ये टी उसका टाइम पीरियड है। तो स्मॉल एल अपॉन आर क्या होगा, तो एक इक्वेशन तो थी हमारे पास Q बराबर पी एल अपॉन जी आई ज़ीरो इज इक्वल टू के थीटा, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। तो उस पहली वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ गया, पी एल जी आई ज़ीरो, एक तो ये आ गया आपके पास में, और एक आपके पास में क्या है, पी आई ज़ीरो आर। तो ये पी भी कट जाएगा, जी भी कट जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ एल बच जाएगा और नीचे में सिर्फ आर बच जाएगा। ये सारी पी आई ज़ीरो जी ये सब कट जाएगा, उसमें एल है और इसमें आर है, तो आपके पास एल बाई आर आ गया, के अपॉन के डैश थीटा बाई अल्फ़ा। तो एल बराबर क्या आ गया आपके पास, के अपॉन के डैश थीटा अपॉन अल्फ़ा आर, और के अपॉन के डैश क्या है, टी अपॉन 2 पाई थीटा अपॉन अल्फ़ा आर। तो ये आपके पास में रैलेजिस मेथड से सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल आपने निकाल लिया। तो अब इसमें आप थीटा अल्फ़ा, तो थीटा कैसे निकालोगे आप, जब आप की के डैश को बंद करते हो तो जो बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है वो नोट कर लो। और अल्फ़ा कैसे निकालोगे, जब आप की के डैश को खुला रखते हो तब आपका डिफ्लेक्शन। तो थीटा अल्फ़ा और टी ज्ञात करके और आर की वैल्यू हमें मालूम है, ये सब इसमें पुट करके हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो मेथड है इसको हम डीसी ब्रिज मेथड भी कहते हैं, और एल का मान एसी ब्रिज द्वारा भी निकाला जाता है। तो ये तो डीसी ब्रिज मेथड है, और एसी ब्रिज मेथड भी अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। तो ये है आपका रैलेजिस मेथड से सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल निकालना। अब नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे एसी सर्किट। एसी सर्किट, आप एसी तो जानते ही हैं क्या होता है। एसी क्या होता है, जो आपके घरों में करंट फ्लो होती है वो क्या आ रही है, एसी आ रही है, डीसी आ रही है, एसी आ रही है। तो नेक्स्ट टर्न के लिए आप एसी पढ़ के रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और क्या क्या होता है ये सब आपको छोटी क्लासेस में आपने सीख ही रखा होगा, नहीं तो जितनी ज़रूरत है उतना मैं आपको इसमें बता दूंगी। अब जहाँ तक ये आपका 4th यूनिट है ये कंप्लीट होने जा रहा है, और लास्ट यूनिट आपका बच जाएगा 5th यूनिट एसी सर्किट के बाद में। 3 टर्न में आपकी एसी सर्किट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका लास्ट यूनिट रह जाएगा
तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम्स भी होंगे आपके, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।